बच्चों, हम कक्षा 11 की हिंदी पढ़ रही हैं। हमारी पाठ्य पुस्तक का नाम है अभिव्यक्ति और माध्यम, जो कि हिंदी अनिवार्य और हिंदी साहित्य दोनों के अंतर्गत आती है। बच्चों, इसमें हम व्यवहारिक लेखन पढ़ रहे हैं। व्यवहारिक लेखन में हमारा अध्याय 15 है और इसमें आज हम स्वव्रत यानी बायोडेटा, लेखन और रोजगार के बारे में पढ़ेंगे। उससे संबंधित, रोजगार से संबंधित जो आवेदन पत्र दिए जाते हैं उसके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। स्वव्रत यानी बायोडेटा किस तरह लिखा जाता है और बायोडेटा होता क्या है, उसको लिखने का तरीका, और जहाँ से हम रोज़गार संबंधी जो हम आवेदन पत्र देते हैं, मतलब जहाँ कहीं से कोई वैकेंसी निकलती है नियुक्ति के लिए, वहाँ हम आवेदन पत्र देते हैं, उस आवेदन पत्र को किस प्रकार लिखा जाता है उसके बारे में हम यहाँ जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखो बच्चों, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे हिंदी के एक बहुत बड़े साहित्यकार हुए थे। उन्होंने कहा, यह हो सकता है कि कोई अपना रास्ता चुने भी और उस पर अकेला भी न हो। यानी कि अज्ञे जी के अनुसार कोई व्यक्ति, बहुत सारे व्यक्ति हैं इस दुनिया में, बहुत सारे लोग हैं, हो सकता हो कोई अपना रास्ता चुने और उस रास्ते पर अकेला भी न हो। यानी कि वो जब कोई काम को करना चाहे तो बहुत सारे लोगों को साथ लेकर चले। और दूसरा उन्होंने यह भी कहा, राजमार्ग पर चलने वाला रास्ता नहीं चुनता। जो राजाओं के मार्ग पे, सरकारी रास्ते पर जो चलते हैं, राजमार्ग पर चलते हैं, वो अपना रास्ता नहीं चुनते, उन्हें स्वतः ही आगे आगे रास्ते मिलते हुए चले जाते हैं। तो ये बात किसने कही है? ये बात अज्ञे जी ने कही है, जो कि हिंदी के एक बहुत बड़े साहित्यकार है। देखो बच्चों, आगे विद्यार्थी के मन में अपने भविष्य को लेकर तरह तरह की कल्पनाएं होती है। कुछ अपना स्वतंत्र उद्यम या व्यवसाय खड़ा करने का स्वप्न देखते हैं, तो कुछ अपनी मनचाही नौकरी पाने का ख्वाब बुनते हैं। कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो कोई इंजीनियर, कोई मैनेजर बनना चाहता है तो कोई बैंकर, वहीं कुछ शिक्षक बनना चाहते हैं। देखो बच्चों, एक बच्चा है, स्कूल जाता है, पढ़ता है 8वीं तक, 10वीं तक, उसे कुछ मतलब नहीं है, उसको केवल एक ही चीज़ का मतलब है कि मुझे पढ़ाई करनी है। यानी 10वीं तक वो ये सोचता है, 10th क्लास तक, कि मैं अपनी कक्षा में पढ़ता रहूं और अपने विषयों का ज्ञान प्राप्त करता रहूं। लेकिन जैसे ही हम कक्षा 11 में आते हैं तो हम अपने करियर के प्रति सजग हो जाते हैं कि हमें कहाँ अपना करियर बनाना है, किस क्षेत्र में अपना करियर बनाना है। हमारी जो शिक्षा पद्धति है, उस शिक्षा पद्धति में कक्षा 11 में आते ही यह तय करना होता है कि हम अपने करियर के हिसाब से हम सब्जेक्ट चुनते हैं, उन विषयों को हम चुनते हैं कि हमें किस विषय को लेना है और उसी विषय के अंतर्गत आगे जा कर के हमको करियर बनाना होता है। जिन लोगों को डॉक्टर बनना होता है वो बायो लेते हैं, जिन लोगों को इंजीनियर बनना होता है मैथ लेते हैं, जो लोग प्रशासनिक सेवाओं में जाना चाहते हैं वो ह्यूमैनिटीज़ लेते हैं, कुछ कॉमर्स लेते हैं, जो सीए या अकाउंट्स वाले क्षेत्र में जाना चाहते हैं। यानी अलग अलग क्षेत्र में जाने के लिए बच्चे अलग अलग कक्षा 11 में आते ही अपना अपना विषय चुनते हैं, और उस विषय को चुनने के बाद में फिर क्या करते हैं, कक्षा 11 और 12 तक वो अपनी पढ़ाई करते हैं, और 12 के बाद में या तो बच्चे जो विषय उन्होंने चुने हैं उसी का प्री एग्ज़ाम, यानी उसका जो शुरुआती एग्ज़ाम होता है, परीक्षा होती है, उसको दे करके उस क्षेत्र में आगे चले जाते हैं। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो एकेडमिक डिग्री प्राप्त करते हैं, जिसको हम कहते हैं बैचलर डिग्री, यानी आर्ट्स में अगर डिग्री प्राप्त करते हैं तो बीए है, साइंस में करते हैं तो बीएससी है, और या फिर बीकॉम जो कॉमर्स में करते हैं, और उसके बाद वो उसकी मास्टर डिग्री ले लेते हैं। कई लोग उसके बाद आगे जाके प्रोफेशनल डिग्रियाँ लेते हैं। यानी कि शिक्षा के क्षेत्र का और प्रोफेशनल क्षेत्र की में जो पढ़ाई है उसका कहीं कोई अंत नहीं है। पहले तो फिर भी एक कुछ सीमाएं थी, लेकिन अब कहीं कोई सीमाएं नहीं है। इतने ज़्यादा, इतने अधिक हमारे पास जो नौकरी के जो है चांसेज होते हैं, जिनको हम कहते हैं कि हमको, हमारे पास इतने सारे तरीके हैं, हम किसी भी क्षेत्र में अपना, मतलब जो क्षेत्र हमारी रुचि का है हम उस क्षेत्र में जा सकते हैं। तो जैसे ही विद्यार्थी के मन में भविष्य को लेकर तरह तरह की कल्पनाएं होती है। जो व्यक्ति 50 साल की उम्र में आ गया वो तो क्या कल्पनाएं करेगा नौकरी के प्रति, लेकिन विद्यार्थी वर्ग होता है, उसे अपना करियर बनाना होता है। वो क्या करता है, अपने भविष्य को लेकर तरह तरह की कल्पनाएं करता है, अपनी रुचि के अनुसार विषय लेता है। कोई अपना स्वतंत्र उद्यम या व्यवसाय खड़ा करने का स्वप्न देखते हैं, कई लोग अपनी अपनी खुद की कंपनी खोलते हैं, या कई लोग अपना बिजनेस करते हैं, कई लोग अपनी शॉप खोलते हैं, मतलब अपनी अपनी रुचि के अनुसार। तो कुछ मनचाही नौकरी पाने का ख्वाब देखते हैं, कुछ सरकारी नौकरी में जाना पसंद करते हैं, कुछ प्राइवेट सेक्टर में जाना पसंद करते हैं। कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो कोई इंजीनियर। यदि कोई व्यक्ति डॉक्टर बनना चाहता है तो डॉक्टर बनने में भी बहुत सारे चांसेस मिलते हैं।
कोई बच्चों का डॉक्टर बनेगा, कोई गायनोकोलॉजिस्ट बनेगा, कोई मेडिसिन का डॉक्टर बनेगा, कोई न्यूरो का डॉक्टर बनेगा। यानी कि चीज़ एक नहीं है, बहुत सारी अनेकों हैं। तो कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है। इंजीनियर भी कोई एक ही उसमें नहीं होता है, कोई कंप्यूटर साइंस का इंजीनियर बनेगा, कोई मैकेनिकल का बनेगा, कोई रेडिएशन का बनेगा, मतलब केमिकल का बनेगा। मतलब अलग अलग तरीके के इंजीनियर है और अलग अलग क्षेत्र में वो जा सकते हैं। तो कोई बैंकर बनना चाहता है, बैंकर का मतलब कोई बैंक में नौकरी करना चाहता है। वहीं कुछ लोग शिक्षक भी बनना चाहते हैं ताकि वो आगे आने वाली पीढ़ियों को अपना ज्ञान दे सकें। तो देखो बच्चों, विद्यार्थी जीवन होता ही कल्पनाओं का संसार रचने और उसी हकीकत में बदलने का प्रयास। विद्यार्थी जीवन क्या होता है? पहले हम कल्पनाएं करते हैं, मन में सोचते हैं कि मुझे ये बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है। पहले हम उसकी कल्पनाएं करते हैं, फिर हम उसका क्या करते हैं, उससे संबंधित विषय लेते हैं, उस विषय को पढ़ते हैं और फिर उसको हकीकत में बदलने का प्रयास करते हैं। और जहाँ तक संभव होता है, जितने भी बच्चे होते हैं जो वास्तव में कल्पनाओं में रह करके और हकीकत में जो खुली आंखों से जो सपने देखते हैं, वो क्या करते हैं, वो अपनी कल्पनाओं को हकीकत में बदल देते हैं। एक दिन छात्र जीवन अपनी परिणति प्राप्त करता है। क्या करता है? जो छात्र जीवन होता है अपनी परिणति प्राप्त करता है, यानी अपने आप को एक नियोक्ता, यानी कि अपने आप को एक नौकरी के रूप में पाता है, अपना कैरियर अच्छा बनाता है। और फिर हम अपनी कल्पना के महल के दरवाजे पर दस्तक देने लगते हैं और अंदर प्रवेश का अरमान जाए। हमने पढ़ाई पूरी कर ली, हमने अपनी प्रोफेशनल डिग्री भी पूरी कर ली। अब हम क्या करेंगे? अपनी कल्पना का जो महल है, यानी कि जैसे मान लो किसी ने MBBS पूरी कर ली, यानी डॉक्टरी पूरी कर ली, या किसी ने B.Ed कर ली। अब ऐसा तो यानी कि B.Ed कर ली या MBBS कर ली, करते ही सरकार आएगी कि आ जाओ और नौकरी कर लो, ऐसा नहीं होता है। इसके लिए भी फिर से वैकेंसी निकलती है और वैकेंसी निकलने के बाद फिर से एग्ज़ाम होते हैं, जो भी परीक्षाएं होती है। तो उन परीक्षाओं में कल्पना के महल के दरवाजे उन पर दस्तक देने लगते हैं और अंदर प्रवेश का अरमान सजो, यानी कि अब हम ये परीक्षा देंगे, जो हम लास्ट परीक्षा देंगे, देते ही हमको नौकरी मिल जाएगी। आगे देखो, लेकिन कई बार उस महल के द्वार पर प्रवेशार्थियों की अच्छी खासी भीड़ जमा हो जाती है और अंदर जगह की कमी होती है। कुछ को प्रवेश मिलता आता है, अधिकांश बाहर ही रह जाते हैं। आपने देखा पुलिस की जो भर्ती होती है, पुलिस में भर्ती होती है, मिलिट्री में भर्ती होती है, तो बहुत सारे लोग आते हैं एक साथ, बहुत सारे लोग आते हैं और भीड़ लग जाती है अच्छी खासी। तो वहाँ क्या होता है, कई लोगों को तो अंदर जगह मतलब प्रवेश मिल जाता है। अंदर से प्रवेश से मतलब कई लोग तो उस परीक्षा में पास हो जाते हैं और कई लोग फेल हो जाते हैं, यानी बाहर रह जाते हैं। तो उनको क्या होता है, निराशा हाथ लगती है। तो द्वार के वो क्या करते हैं, जो लोग रह जाते हैं वो द्वार की दोबारा खुलने की प्रतीक्षा करते हुए, नरेंद्र भी एक वैसा ही परीक्षारत प्रवेशार्थी है। यानी कि लेखक यहाँ कहना चाहते हैं कि कई बार महल के द्वार पर प्रवेशार्थियों की अच्छी खासी भीड़ जमा हो जाती है और अंदर जगह की कमी हो जाती है। कुछ को प्रवेश मिल जाता है, जो योग्य होते हैं और जो जा सकते हैं उनको प्रवेश मिल जाता है, अधिकांश बाहर ही रह जाते हैं। इनमें अधिकतर लोग बाहर ही रह जाते हैं और द्वार के दोबारा खुलने की प्रतीक्षा करते हुए, यानी कि दोबारा वैकेंसी निकलेगी तो हम दोबारा फॉर्म भरेंगे, इसकी प्रतीक्षा करते हुए। नरेंद्र भी एक ऐसा ही प्रतीक्षारत प्रवेशार्थी है। यानी हम अब इस नरेंद्र के बारे में पढ़ेंगे कि नरेंद्र किस तरह अपना स्वयं बनाएगा और किस तरह ये अपने कैरियर की तरफ आगे की ओर बढ़ेगा। तो उनमें से नरेंद्र भी एक ऐसा ही प्रतीक्षारत प्रवेशार्थी है, यानी नौकरी के लिए वो भी तलाश कर रहा है। हमारे देश में बहुत अधिक बेरोजगारी है, बहुत सारे बेरोजगार हैं। तो वो सब क्या करते हैं, वो सब नौकरी ढूंढने के उसमें फेर में लगे रहते हैं। नरेंद्र क्या करना चाहता है? नरेंद्र मार्केटिंग मैनेजर बनना चाहता है। सच पूछा जाए तो आता था, इसके भी बहुत आगे जाना चाहता है। वो केवल मार्केटिंग मैनेजर ही नहीं, इसके भी बहुत आगे, यानी मार्केटिंग मैनेजर बन जाएगा जब उसमें प्रमोशन लेके और भी आगे जाना चाहता है। इस दिशा की पहली सीढ़ी है मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव का पद, यानी कि जो मार्केटिंग मैनेजर बनना चाहता है उसमें सबसे पहली सीढ़ी क्या है, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव का पद, वो जो पद लेना चाहता है। इसके लिए नरेंद्र कुछ समय से जी तोड़ कोशिश कर रहा है। अखबारों, बिजनेस, पत्रिकाओं और इंटरनेट पर वह विज्ञापनों की तलाश करता रहता है और लगातार आवेदन भेजता रहता है। विज्ञापनों की तलाश करता था, वह किस कंपनी को एग्जीक्यूटिव मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव मैनेजर की आवश्यकता है, तो वो उन सभी कंपनियों में क्या करता रहता है, अपना स्वयं भेजता रहता है और अपने फॉर्म भरता रहता है। मगर या तो आवेदन का उत्तर ही नहीं मिलता या फिर नकारात्मक उत्तर आता है। जो आवेदन वो भर के भेजता है या तो उसका उत्तर ही नहीं आता या फिर उसका नकारात्मक मतलब ना में उत्तर आ जाता है कि आप सेलेक्ट नहीं हुए हो। आज फिर दरवाजे की घंटी बजी। बाहर पोस्टमैन खड़ा था। नरेंद्र के दिल की धड़कन बढ़ गई। आशाओं और आशंकाओं के मिश्रित उहापों के साथ उसने दरवाज़ा खोला। पत्र किसी कंपनी से ही आया था। धड़कते हृदय के साथ लिफाफा खोला। फिर वही ढाक के 3 पात। ये एक मुहावरा है बच्चों, ढाक के 3 पात मतलब कोई मतलब नहीं निकलना, वैसा के वैसा। वही नकारात्मक उत्तर, यानी कि आज फिर दरवाजे की घंटी बजी तो बाहर पोस्टमैन खड़ा था। नरेंद्र के दिल की धड़कन बढ़ी कि क्या पता
कोई इंटरव्यू का कॉल आया हो, क्या पता कोई नियुक्ति का लेटर आया हो। लेकिन जैसे ही इसी ऊहापों में आशाओं और आशंकाओं, यानी आशा भी थी उसकी और आशंका भी थी, हो सकता हो नकारात्मक उत्तर आया हो, तो इस मिश्रित ऊहापों के साथ उसने दरवाज़ा खोला। इस मिश्रित मन में जो उसके भाव उठ रहे थे, उन भावों के साथ उसने दरवाज़ा खोला। पत्र किसी कंपनी से ही आया था और धड़कते हृदय के साथ जैसे ही उसने लिफाफा खोला तो वही डाक के 3 पास, मतलब कोई सेंस वाली बात नहीं थी और नकारात्मक उत्तर उसके पास आया था। नरेंद्र के चाचा जी मुंबई से आजकल घर पर ही आए हुए हैं। चाचा जी मुंबई में एक बड़ी कंपनी के मानव संसाधन विभाग के बड़े पद पर है। ह्यूमन रिसोर्स जो डिपार्टमेंट होता है उसके एक बड़े पद पर किसी एक कंपनी में उसके चाचा जी कार्यरत हैं। जब उनकी नज़र नरेंद्र के उदास चेहरे पर पड़ती है, नरेंद्र चेहरा इस तरह उतरा हुआ क्यों है, इतने उदास क्यों नज़र आ रहे हो। यानी कि नरेंद्र के चाचा जी हैं, वो क्या है, वो यहाँ आए हुए हैं नरेंद्र के घर। तो उन्होंने, वो मुंबई में एक बहुत बड़ी कंपनी में मानव संसाधन विभाग में क्या है, बड़े पद पर हैं। और उनकी नज़र जैसे ही नरेंद्र के उदास चेहरे पर पड़ती है तो नरेंद्र से पूछते हैं कि नरेंद्र तुम आज इतने उदास क्यों, आज क्या। वो तो कई दिनों से देख रहे थे कि नरेंद्र बहुत उदास था। बच्चों, मैं आपको यहाँ एक बात बता देती हूँ, पिछला जो हमने पाठ पढ़ा था वो हमने कार्यालय प्रक्रिया पढ़ी थी ना, उसके बीच बीच में हमने बहुत सारे पत्र पढ़े थे। तो कार्यालय की प्रक्रिया भी समझाई आपको और पत्र भी समझाए। उसी तरह आज हम आपको ये नरेंद्र की एक कहानी, यानी एक बच्चे की कहानी के माध्यम से हम आपको स्वयवत बनाना सिखाएंगे। तो ये नरेंद्र की जो कहानी है ये चलती रहेगी और इसी के साथ ही हम आवेदन किस तरह करते हैं या अपना बायोडाटा किस तरह बनाते हैं वो आज आपको यहाँ सिखाएंगे। तो देखो, वैसे तो नरेंद्र का अहम उसे अपना दुख बांटने से रोकता था, लेकिन इस समय वह फट पड़ा क्योंकि जख्म ताज़ा था। अहम मतलब अपना जो ईगो था नरेंद्र का कि मैं अपने दुख की बात किसी को नहीं बताऊं, लेकिन अभी अभी वो पत्र आया जिसमें नकारात्मक उत्तर था और उसी वक्त चाचा जी ने पूछ लिया तो क्या हुआ, उसका ताज़ा जख्म था। तो नरेंद्र फट पड़ा मतलब उसके जो मन की भावना थी, मन के भाव थे वो किस पर आ गए, जबान पर आ गए। और उसने चाचा जी को क्या बताया, देखो उसने कहा, चाचा जी मैं मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के पद के लिए न जाने कितनी बार प्रयत्न कर चुका हूँ। अगर मुझे साक्षात्कार के लिए बुलावा मिल जाए तो मुझे विश्वास है कि मैं अवश्य ही चुन लिया जाऊँगा। यानी अभी तक तो उसने इतनी बार आवेदन किया, इतनी बार अपना बायोडाटा भेजा, लेकिन अभी तक तो उसे साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाया। वो कहता है यदि मुझे साक्षात्कार के लिए यानी इंटरव्यू के लिए एक बार बुलाए तो मेरे अंदर जितनी भी एबिलिटी है, जितनी भी योग्यता है, मैं नियोक्ता के सामने रख सकता हूँ जो नियुक्त करने वाला अधिकारी है। लेकिन मेरे लिए तो साक्षात्कार का बुलावा ही नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? तो वो ये कह रहा है कि मुझे विश्वास है, नरेंद्र अपने चाचा जी से कह रहा है अगर मुझे बुलाया जाएगा तो मैं अवश्य ही चुन लिया जाऊँगा। मगर उसकी नौबत ही नहीं आती। मतलब मुझे तो, मैं आवेदन भेजता हूँ मगर मेरा तो साक्षात्कार बुलाने जितनी भी नौबत नहीं आती, बल्कि आवेदन ही निरस्त हो जाता है। या तो जवाब ही नहीं आता या फिर इनकार का पत्र आ जाता है। या तो मैं जो आवेदन भेजता हूँ उसका कोई जवाब नहीं आता और आता है तो इनकार का पत्र आ जाता है कि आपको क्या किया है, आपको आपका बुलावा नहीं गया या आपका आवेदन पत्र निरस्त कर दिया गया। लगता है अपने भाई या रिश्तेदारों को ही चुन लेते हैं। देखो बच्चों, जिसका काम नहीं बैठता उसे गुस्सा तो आता ही है। उसी तरह नरेंद्र को जब चुना नहीं जाता या नरेंद्र का आवेदन पत्र निरस्त हो जाता है तो नरेंद्र अपनी चाचा जी से कहता है लगता है जो कंपनी वाले हैं अपने भाई और अपने रिश्तेदारों को ही चुन लेते होंगे, जब तो हम लोगों को नहीं बुलाते हैं। चाचा जी मुस्कुराए। मानव संसाधन विकास विभाग में काम करने की वजह से ऐसी फप्तियाँ सुनने का उनका अनुभव पुराना था। क्योंकि चाचा जी क्या थे, मानव संसाधन विभाग में काम करते थे, तो ऐसी फप्तियाँ, जो फप्ती अभी किसने कसी है, नरेंद्र ने। मतलब इस तरीके की जो बातें हैं, इस तरीके के जो व्यंग है वो चाचा जी अक्सर सुनते रहते थे, क्योंकि वो ऐसे ही एक विभाग में काम करते थे, इसलिए उनको इस चीज़ का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। तो ये अनुभव उनका बहुत पुराना था। असफल उम्मीदवार कई बार अनेक तरह के उल्टे सीधे पत्र लिखते थे। उन्होंने संयत होकर नरेंद्र से कहा, यानी कि चाचा जी को पता था, चाचा जी मानव संसाधन विभाग में काम करते थे, तो जो असफल उम्मीदवार होते थे वो भी चाचा जी को इसी तरीके की बातें लिखा करते थे। तो ना चाचा जी इस बात को अच्छे से जानते थे कि नरेंद्र यहाँ असफल हुआ है तो उसने अपना क्या किया है, अपना आपा खो दिया है, और वो है क्या हो रहा है, अपनी मतलब व्यंग कर रहा है कि वो अपने रिश्तेदार या अपने भाइयों को इस काम में लगा लेते हैं। तो चाचा जी को पता था असफल उम्मीदवार कई बार ऐसे उल्टे सीधे पत्र भी उनको लिखते हैं। फिर भी उन्होंने संयत होकर यानी आराम से नरेंद्र से कहा, क्या कहा उन्होंने नरेंद्र से, बेटे ऐसी बात नहीं है, जिस तरह तुम्हें अपनी मनचाही नौकरी की तलाश है उसी तरह कंपनियों को भी मनचाहे उम्मीदवार की खोज रहती है।
कई बार बच्चों होता है ना, हमें जिस चीज़ की आवश्यकता होती है वो हमें नहीं मिल रही होती है, लेकिन बाहर जिस चीज़ की हमें आवश्यकता है वो हमको खोज रही होती है, तो हम आपस में मिल नहीं पाते हैं। उसी बात को लेकर चाचा जी कह रहे हैं ऐसी बात नहीं है, जिस प्रकार तुम मनचाही नौकरी की तलाश में हो उसी प्रकार कंपनियां भी क्या है मनचाहे उम्मीदवार की तलाश में रहती है। बस ये है तुम कंपनियों तक पहुंच नहीं पाते हो, और उसका मेन कारण क्या है, तुम्हारा सैव्रत है, जो कि आगे चाचा जी बताएंगे। मगर उनकी समस्या यह है कि जब भी वे कोई विज्ञापन निकालते हैं उनके पास स्वव्रतों का ढेर लग जाता है, और कई बार तो 5 पदों के लिए 5000 स्वव्रत आ जाते हैं। अब चाचा जी क्या कह रहे हैं, चाचा जी कह रहे हैं ऐसी बात नहीं है, जिस तरह तुमको मनचाही नौकरी चाहिए उसी प्रकार उनको कंपनी वालों को भी मनचाहे उम्मीदवार चाहिए होते हैं। लेकिन क्या होते हैं, जैसे ही उनकी मतलब कि उनकी क्या समस्या रहती है, जैसे ही वो विज्ञापन निकालते हैं, वैकेंसी निकालते हैं, तो वो क्या करते हैं, उनके पास स्वव्रतों का ढेर लग जाता है। क्या लग जाता है, जो आवेदन आते हैं ना, उन आवेदनों के बायोडेटा। स्वव्रत क्या होते हैं बच्चों, स्व यानी अपना, स्वयं का, अपना स्वयं का, और व्रत माने जो हमारी जानकारी है, हमारी जो जानकारी है, हमारी स्वयं की जो जानकारी होती है वो कहलाती है स्वव्रत या बायोडेटा। क्या कहलाता है, बायोडेटा। डेटा आप सभी जानते हो, बायो यानी अपना, और डेटा माने जो जानकारी हमारे से जुड़ी हुई है। तो यहाँ लेखक बता रहे हैं कि चाचा जी कह रहे हैं जब कोई विज्ञापन निकालती है कंपनी तो उनके पास स्वव्रतों यानी बायोडेटा का ढेर लग जाता है, और कई बार तो 5 पदों के लिए 5000 स्वव्रत आ जाते हैं, यानी 5 ही पद है और 5000 बायोडेटा आ जाते हैं। आपने देखा है, कई बार हम भी अखबारों में पढ़ते हैं कि इस विभाग में इतने पद है, इस विभाग में 10 पद है, और 10 पदों के लिए कितने उम्मीदवार आ जाते हैं, 10,000 उम्मीदवार आ जाते हैं। जैसे अभी जेई का एग्ज़ाम हो रहा है, उसके लिए सीट कितनी है, सीट उसके लिए 3000 या मात्र 4000 होगी, लेकिन कितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, 8 से 10 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है। क्लैट के लिए केवल 2000 सीटें होती है, लेकिन कितने बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, 8 लाख बच्चे एग्ज़ाम देते हैं। तो ये एक तरीका है कि मतलब यहाँ चाचा जी बता रहे हैं कि 5 पदों के लिए 5000 स्वव्रत आ जाते हैं। ऐसे में किसी भी कंपनी के लिए क्या यह संभव है कि वे हर किसी को बुलाए और उनका साक्षात्कार करें, यानी कोई भी कंपनी 5 पदों के लिए 5000 लोगों का साक्षात्कार ले सकती है, इंटरव्यू ले सकती है, क्या ये संभव है? देखो, हम जो सोचते हैं, लेकर यहाँ चाचा जी बता रहे हैं कि तुम तो उम्मीदवार हो, तुम्हें लगता है कि कंपनी वाले तुम्हें चुनते नहीं है, लेकिन कंपनी वालों की भी अपनी समस्याएं होती है। 5 पदों के लिए अधिक से अधिक 50 उम्मीदवारों को बुलाया जा सकता है, और ये 50 उम्मीदवार स्वव्रत के आधार पर ही चुने जाते हैं। अब चाचा जी बता रहे हैं वो 5 पद है, 5 पद के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वो 50 उम्मीदवारों को बुलाएंगे, और ये जो 50 उम्मीदवार है, देखो 5000 उन्होंने स्वव्रत पढ़े हैं, 5000 कंपनी ने भी तो कितना काम किया है कि कंपनी ने 5000 बायोडेटा में से 50 बायोडेटा अच्छे चुने, और उनमें से ही वो 5 पदों के लिए 50 लोगों को उन्होंने बुलाया है। नरेंद्र आश्चर्यचकित होकर बोला, यानी साक्षात्कार के बाद तो 10 में से 1 को ही चुना जाता है, लेकिन साक्षात्कार के लिए बुलाया जाना ज़्यादा कठिन है। अब नरेंद्र को ये बात समझ में आ गई, उसने बड़ा आश्चर्यचकित होकर बोला, यानी साक्षात्कार के बाद तो 10 में से 1 को ही चुना जाता है। भाई 5 पद हैं और 50 लोगों को बुलाया, यानी 10 जनों में से 1 को ही चुना गया, यानी 10 लोगों का इंटरव्यू हुआ। तो ये क्या है, ये तो बहुत ज़्यादा कठिन है कि 5000 स्वव्रत आए, 5000 बायोडेटा आए 5 पदों के लिए, उसमें से उन्होंने 50 को छांटा और 50 में से भी उन्होंने 5 जनों को चुना है, तो बहुत ज़्यादा कठिन है। 100 में से 1 उम्मीदवार को साक्षात्कार के लिए चुनते हैं स्वव्रत के आधार पर, शेष 99 के हाथ निराशा ही लगती है। तो ये नरेंद्र कह रहा है भाई 100 में से 1 ही उम्मीदवार को साक्षात्कार के लिए चुनते हैं और 99 को क्या है, निराशा ही हाथ लगती है। तो आगे अब चाचा जी क्या कह रहे हैं, तो चाचा जी बोले, हाँ बेटी ऐसा ही है, हो सकता है उस 99 में कई ऐसे भी उम्मीदवार हो जो चुने गए उम्मीदवारों से अधिक योग्य हो। देखो, मान लो 100 लोग बुलाए, 100 लोग बुलाए और चुने कितने को, मान लो 5 को चुना, कितनों को चुना, 5 को, और 95 लोग जो बच गए हैं, तो चाचा जी के अनुसार हो सकता हो ये जो 5 चुने गए इनमें से भी ज़्यादा होशियार हो ये 95 लोग, लेकिन इनका स्वव्रत यानी बायोडेटा सही नहीं होने की वजह से इनको निकाल दिया गया हो। तो वही बात यहाँ चाचा जी कह रहे हैं कि हाँ बेटा ऐसा ही है, ऐसा ही हो सकता है उस 99 में कई ऐसे उम्मीदवार चुने गए हो जो चुने गए उम्मीदवारों से अधिक योग्य हो, यानी जो निकाले गए उम्मीदवार है वो चुने गए उम्मीदवारों से अधिक योग्य हो, मगर चूंकि उनके स्वव्रत अच्छी तरह बने हुए नहीं होते इसलिए वह पीछे छूट जाते हैं। क्यों छूट जाते हैं,
वो 99, क्योंकि उनका बायोडेटा होता है वो ढंग से बना हुआ नहीं होता है। वो अपनी बात, अपने बारे की, जो अपने बारे में जो जानकारी है वह स्वयं अच्छे से नहीं दे पाते हैं। नरेंद्र के लिए ये चौंकाने वाली बात थी, नरेंद्र के लिए बड़ी चौंकाने वाली थी। नरेंद्र ने आज से आज तक इस बात पर गौर ही नहीं किया कि मैं अपना बायोडाटा जो भेज रहा हूँ वो किस तरीके का भेज रहा हूँ, किस प्रकार भेज रहा हूँ, मैं अपनी योग्यता, अपनी उसकी जो एबिलिटी है उसको वो किस प्रकार डिफाइन कर रहा है या लिख रहा है, लिख करके कैसे भेज रहा है आवेदन करने के लिए। हो सकता हो उसी के आधार पर उसका चयन नहीं हो पा रहा हो। चाचा जी आगे बोले, तुम मार्केटिंग को अपना करियर बनाना चाहते हो, मगर नौकरी की तलाश भी एक प्रकार की मार्केटिंग ही है। देखो यहाँ चाचा जी कह रहे हैं तुम मार्केटिंग को अपना, मार्केटिंग यानी अपना जो प्रोडक्ट है, जो अपना सामान है उसको मार्केट में क्या करना, सप्लाई करना, बेचना, यानी तुम मार्केटिंग को अपना करियर बनाना चाहते हो, मगर नौकरी की तलाश भी एक प्रकार की मार्केटिंग ही है। एक प्रकार की मार्केटिंग है। हम जगह जगह अपने आवेदन पत्र डालते हैं, कहाँ हमको साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा, कहाँ हम जा पाएंगे। इसमें तुम अपने ग्राहक को प्रेरित करते हो। यहाँ ग्राहक किसको बताया गया है, कंपनी को बताया गया है। जिस कंपनी में हमने कम से कम 20 कंपनियों में अपने आवेदन डाले, तो हमने यहाँ ग्राहक किसको बताया, कंपनी को बताया है। और वे तुम्हारे प्रतियोगिताओं की तुलना में तुम्हें पसंद करें। जिस प्रकार ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए निर्माता लुभावने विज्ञापनों का सहारा लेता है, उसी प्रकार उम्मीदवार के लिए यह जरूरी है कि वे अपना सेवरस सुंदर और आकर्षक बनाए। देखो यहाँ चाचा जी क्या समझा रहे हैं, आप अच्छे से समझना कि तुम उस नरेंद्र से कह रहे हैं तुम मार्केटिंग को अपना करियर बनाना चाहते हो, और मगर नौकरी की तलाश करना भी एक प्रकार की मार्केटिंग ही है। हम क्या करते हैं, हम जगह जगह फॉर्म भरते हैं ना, हम फार्म भरते हैं कि हमको कौन सी कंपनी बुला लेगी, कौन सी कंपनी क्या साक्षात्कार में हम पास होंगे। तो इसमें तुम अपने ग्राहक को प्रेरित करते हो, यानी कंपनियों को प्रेरित करते हो, और वे तुम्हारे प्रतियोगी की तुलना में तुमको पसंद कर सकती है यदि तुम्हारा सेवरत अच्छा हो। जिस प्रकार ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए निर्माता लुभावने विज्ञापनों का सहारा लेता है ना, जो प्रोडक्ट बनाता है तरह तरह के विज्ञापन देता है ग्राहकों को लुभाने के लिए, उसी तरह तुम्हें भी क्या करना चाहिए, कंपनी को लुभाने के लिए अपना सेवरत अच्छा बनाना चाहिए। उसी प्रकार उम्मीदवार के लिए जरूरी है कि वे अपना सेवरत सुंदर और आकर्षक बनाए। यानी कि चाचा जी यहाँ कहना चाहते हैं जिस प्रकार कोई निर्माता अपना सामान बेचने के लिए विज्ञापन देता है, उसी प्रकार तुम भी क्या हो, एक तरीके के निर्माता हो और कंपनी को लुभाना चाहते हो और उस कंपनी में नौकरी करना चाहते हो, तो क्या करो, अपना सेवरत यानी अपना बायोडाटा है जो बहुत अच्छे से और अच्छा और सुंदर बनाओ। चाचा जी आगे जारी रहे, एक सेवरत की तुलना हम उम्मीदवार के दूत या प्रतिनिधि से कर सकते हैं। एक सेवरत यानी एक बायोडाटा क्या होता है, किसी उम्मीदवार का दूत या प्रतिनिधि होता है। वो क्या करता है, वो जो सेवरत जाएगा कंपनी के सामने जाएगा, तो कंपनी में जो नियोक्ता है, कंपनी का जो निर्माता है, वो उसको देखेगा, उसे लगेगा कि वास्तव में इस व्यक्ति का सेवरत बहुत अच्छा बना हुआ है, यानी इस व्यक्ति का बायोडाटा बहुत अच्छा है, इसमें योग्यताएं बहुत अधिक है, तो वो उसको साक्षात्कार के लिए बुलाएगा। तो चाचा जी कह रहे हैं एक सेवरत क्या है, एक कंपनी उम्मीदवार का दूत है या प्रतिनिधि हो सकता है। जिस प्रकार एक अच्छा दूत या प्रतिनिधि अपने स्वामी का एक सुंदर और आकर्षक चित्र प्रस्तुत करता है, उसी प्रकार एक अच्छा सेवरत नियुक्तिकर्ता के मन में उम्मीदवार के प्रति अच्छी और सकारात्मक धारणा उत्पन्न करता है। देखो चाचा जी ने एक बहुत ही अच्छी बात कही है कि हम जो अपना सेवरत या अपना बायोडाटा बनाते हैं, आजकल तो बच्चों सब लोग इंटरनेट पे अपना बायोडाटा डालते हैं, लिंक्डइन के ऊपर अपना बायोडाटा डालते हैं। इसके अलावा मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐप निकले हुए हैं, उनके ऊपर अपना बायोडाटा डालते हैं, और उन्हीं बायोडाटाज को देख करके कंपनी क्या करती है, बच्चों को क्या करती है, अपने यहाँ नौकरी के लिए बुला लेती है। आजकल इतना वो नहीं है कि हम किसी कंपनी में जाएं और अपना अपना बायोडाटा दें, है इतना भी है, लेकिन आजकल सब कुछ क्या है, नेट पे चलता है। सब चीज़ क्या है, बहुत अच्छे अच्छे ऐप बने हुए हैं, हर कंपनी ने ऐप बना रखे हैं, उसके ऊपर आप अपना अच्छा सा बायोडाटा डालो तो कंपनी क्या करती है, उम्मीदवार को साक्षात्कार के लिए बुला लेती है। लेकिन यहाँ चाचा जी बता रहे हैं कि अब भी हमको क्या है, ज़रूरत है बायोडाटा बनाने की, हाथ से लेखन कार्य करने की। कि एक सेवरत होता है, जो एक बायोडाटा होता है, वो एक दूत या प्रतिनिधि की तरह कार्य करता है। जिस प्रकार एक दूत या प्रतिनिधि अपने स्वामी का एक सुंदर चित्र किसके सामने प्रस्तुत करता है, आकर्षक चित्र, जैसे जो नियोक्ता है, निर्माता है, उसके सामने प्रस्तुत करता है, उसी प्रकार एक अच्छा सेवरत यानी एक अच्छा बायोडाटा नियुक्तिकर्ता के मन में, जो नियुक्ति कर रहा है उस व्यक्ति के मन में उम्मीदवार के प्रति अच्छी और सकारात्मक धारणा उत्पन्न करता है। हम देखते हैं बहुत सारे बायोडाटा है, अरे भाई इसका बायोडाटा बहुत अच्छा है, इसने तो बहुत सारी डिग्रीज हासिल कर रखी है, इसने तो बहुत से, इसके अंदर तो बहुत एबिलिटी है, इसके अंदर इसने यहाँ पर भी पहले अनुभव भी प्राप्त कर रखा है, वो सब चीज़ें बायोडाटा में लिखनी पड़ती है। उसी को देख करके जो नियोक्ता है वो उम्मीदवार को क्या करता है, उसका चयन करता है।
एक अच्छा सहव्रत किसी चुंबक की तरह होता है जो कि नियुक्तिकर्ता को आकर्षित कर लेता है। एक अच्छा सहव्रत को क्या बताया गया है? दूत या प्रतिनिधि भी बताया गया है, और एक अच्छे सहव्रत को चुंबक भी बताया गया है जो कि क्या कहता है, नियुक्तिकर्ता को आकर्षित कर लेता है कि इसका जो सहव्रत है या बायोडाटा है इस उम्मीदवार का बहुत अच्छा है, तो मैं तो इसे साक्षात्कार में बुलाऊंगा, ये हमारी कंपनी के लिए बहुत अच्छा काम करेगा। नौकरी में सफलता के लिए योग्यता और व्यक्ति के साथ साथ स्वयंव्रत निर्माण की कला में निपुणता भी आवश्यक है। देखो, नौकरी में सफलता प्राप्त करने के लिए, नौकरी प्राप्त करने के लिए सबसे पहला काम क्या है? नौकरी प्राप्त करने के लिए, नौकरी में सफलता के लिए योग्यता और व्यक्ति के साथ साथ, योग्यता तो है ही और व्यक्ति है ही, अच्छी पर्सनालिटी है व्यक्ति की, उसके साथ साथ स्वयंव्रत निर्माण की कला में निपुणता भी आवश्यक है। यानी अपना जो बायोडेटा है उसका निर्माण करने की कला में निपुणता बहुत आवश्यक है कि हम अपना बायोडेटा किस प्रकार लिखते हैं, स्टेप बाय स्टेप किस प्रकार लिखते जाते हैं, हमारे अंदर क्या क्या योग्यता है उसको हम किस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं अपने स्वयंव्रत में। ध्यान रहे, पहली लड़ाई तो तुम्हारा सहव्रत ही तुम्हारे लिए लड़ता है। इस लड़ाई में जीतने के बाद ही खुद लड़ने की बारी आती है। अगर सहव्रत कमज़ोर हुआ तो लड़ाई शुरू में ही ख़त्म हो जाती है। देखो, सहव्रत को क्या बताया गया है? दूत या प्रतिनिधि बताया गया है, साथ ही चुंबक बताया गया है। तीसरा, चाचा जी बता रहे हैं कि ध्यान रहे, पहली लड़ाई तो तुम्हारा सहव्रत ही तुम्हारे लिए लड़ता है। यानी पहली लड़ाई तो बायोडेटा लड़ता है। यानी बहुत सारे उम्मीदवारों के बायोडेटा पड़े हुए हैं, है ना, उनमें से किसका बायोडेटा बहुत अच्छा है? जो नियुक्तिकर्ता होता है वो छांटता है उनमें से, जिसका उसे अच्छा लगता है उस बायोडेटा वाले व्यक्ति को वो किसके लिए बुलाता है? साक्षात्कार के लिए। तो पहली लड़ाई कौन लड़ता है? पहली लड़ाई हमारा सहव्रत लड़ता है कि मैं अच्छा बनूं, और अच्छा बन करके बाकी जितने भी और लोगों के सहव्रत है उनको मतलब क्या करता है? उनको पीछे कर देता है। तो यहाँ चाचा जी कह रहे हैं कि पहली लड़ाई तो तुम्हारा सहव्रत ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, और इस लड़ाई में जीतने के बाद खुद लड़ने की बारी आती है। यदि सहव्रत जीत गया, तुम्हारा सहव्रत बहुत अच्छा बना हुआ है, यदि तुम्हारा सहव्रत जीत गया, तुम्हारा बायोडेटा जीत गया, तो नियुक्तिकर्ता तुमको साक्षात्कार के लिए बुलाएगा। अब तुम्हें लड़ने की बारी है कि तुम अपना साक्षात्कार किस प्रकार देते हो। यानी तुम्हें प्रवेश किसने दिलाया? तुम्हारे बायोडेटा यानी तुम्हारे सहव्रत ने ही तुमको उस दरवाजे के अंदर घुसने का रास्ता दिखलाया है। अगर सहव्रत कमज़ोर हुआ तो लड़ाई शुरू में ही खराब हो जाएगी, मतलब ख़त्म हो जाएगी। यानी तुम्हारा सहव्रत, तुम्हारा बायोडेटा ही अगर ख़राब हुआ, वो कमज़ोर हुआ, तो तुम्हारी लड़ाई तो यहीं ख़त्म हो जाएगी। जैसे तुमको हर जगह से नकारात्मक उत्तर आ रहे हैं या तुम्हारा आवेदन निरस्त हो रहा है, तो इसका मतलब तुम्हारे सहव्रत में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी है। नरेंद्र चाचा जी की बातों से अत्यंत प्रभावित हुआ। वह अपने कमरे में जाकर अपना सहव्रत ले आया और उसे चाचा जी को देते हुए बोला, चाचा जी क्या कमी है मेरे सहव्रत में? यानी कि नरेंद्र ने ये बात सारी चाचा जी की ध्यान से सुनी, और सुनने के बाद वह बहुत प्रभावित हुआ और अपने कमरे में जाकर अपना सहव्रत ले आया, और उसने चाचा जी को ला करके अपना बायोडाटा दिखाया कि चाचा जी मेरे बायोडाटा में अब देख के बताओ क्या कमी है। चाचा जी ने सहव्रत पर अपनी अनुभवी नज़र दौड़ाई और परखा। फिर बोले, तुम्हारा सहव्रत सही तरीके से नहीं बना है, इसमें कमियां ही कमियां हैं। मैं तुम्हें बचपन से जानता हूं और इसलिए यह कह सकता हूं कि अगर तुम्हें साक्षात्कार का बुलावा मिल जाए तो तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। यानी चाचा जी ने क्या किया? उसका सहव्रत देखा, नरेंद्र जो लेके आया, तो ना चाचा जी क्या थे कि अनुभवी उम्मीदवार थे। चाचा जी जो थे एक कंपनी में, बहुत अच्छी कंपनी में बड़े पद पर अधिकारी थे, तो चाचा जी को बहुत अनुभव था। उन्होंने अपनी अनुभवी नज़र दौड़ाई और उसको परखा, और फिर बोले कि तुम्हारा सहव्रत यानी तुम्हारा बायोडेटा बिल्कुल भी सही तरीके से नहीं बना हुआ है, इसमें बहुत कमियां हैं। उन्होंने नरेंद्र से कहा, नरेंद्र मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ, यदि तुम केवल तुम्हारा सहव्रत तुमको क्या नहीं कर रहा है, अंदर नहीं घुसने दे रहा है, यदि तुम साक्षात्कार के लिए जाओगे तो तुम क्या करोगे? मैं बता सकता हूँ कि अगर तुम साक्षात्कार का बुलावा तुम्हें मिल जाए तो तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन तुम्हारा सहव्रत ही इतना कमज़ोर है जो तुम्हें प्रवेश ही नहीं होने दे रहा है। तुम्हारे व्यक्तित्व में वे सारी खूबियाँ हैं जो एक अच्छे मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव में होनी चाहिए। यानी तुम्हारे अंदर वो सारी खूबियाँ हैं, लेकिन तुम्हारा जो सहव्रत है वो क्या है? वो बिल्कुल बेकार बना हुआ है। जहाँ भी तुम आवेदन करते हो वहीं से ये रिजेक्ट होकर के यानी निरस्त होकर के वापस आ सकता है। मगर तुम्हारा सहव्रत इतने बुरे तरीके से बना हुआ है कि तुम्हारी गलत तस्वीर पेश करता है। यानी कि तुम, चाचा जी उसको बता रहे हैं कि तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, मैं तुम्हें जानता हूँ। तुम जब मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव बनोगे, तुम साक्षात्कार के लिए जाओगे तो तुम जरूर मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव बनेंगे, यानी कि जो तुम्हारी नियुक्ति करता है वो तुम्हें अवश्य नियुक्ति देंगे, लेकिन तुम तो साक्षात्कार तक पहुँच ही नहीं पा रहे। उसका कारण क्या है? तुम्हारा बायोडेटा, तुम्हारा सहव्रत, क्योंकि तुम्हारा सहव्रत इतने बुरे तरीके से बना हुआ है कि तुम्हारी गलत तस्वीर ये यहाँ पेश कर रहा है और साक्षात्कार की नौबत ही नहीं आने देता। तुम्हें अपना सहव्रत दोबारा तैयार करना होगा। यानी तुम्हारा जो बायोडेटा है वो इतना गलत तरीके से बना हुआ है कि जो तुम्हें क्या करता है? साक्षात्कार के लिए अंदर जाने ही नहीं देता और तुम्हारा आवेदन बार बार निरस्त हो जाता है। इसलिए तुम्हें दूसरा सहव्रत बनाना पड़ेगा।
नरेंद्र को अपनी भूल समझ में आ रही थी। वह बोला, चाचा जी क्या आप एक अच्छा सेवव्रत बनाने में मेरा मार्गदर्शन करोगे? यानी कि अब नरेंद्र को अपनी भूल समझ में आ गई और उसने चाचा जी से कहा कि चाचा जी क्या एक अच्छा सेवव्रत बनाने में आप मेरी मदद करोगे? चाचा जी ने सोफे पर अपनी मुद्रा बदली और बोले, हाँ नरेंद्र, क्यों नहीं, मगर शुरुआत कहाँ से करूं? चलो, इतना अब तक तुम्हें भी मालूम हो गया होगा कि सेवव्रत एक विशेष प्रकार का लेखन है जिसमें व्यक्ति विशेष के बारे में किसी विशेष प्रयोजन को ध्यान में रखकर सिलसिलेवार ढंग से सूचनाएं संकलित की जाती है। अब देखो, नरेंद्र ने चाचा जी से पूछा कि आप मेरा मार्गदर्शन करोगे? चाचा जी ने कहा, अवश्य, क्यों नहीं करूँगा। चाचा जी ने सोफे पर अपनी मुद्रा बदली, यानी जैसे बैठे हुए थे तो दूसरी तरीके से बैठ गए और बोले, हाँ नरेंद्र, क्यों नहीं, मगर शुरुआत कहाँ से करूँ? लेकिन शुरुआत अपन करें कहाँ से? चलो, इतना तो अब तक भी तुम्हें मालूम हो गया होगा कि सेवव्रत एक विशेष प्रकार का लेखन है, यानी बायोडेटा है जो एक विशेष प्रकार का लेखन है। उसे हमें कहाँ से कहाँ तक किस प्रकार लिखना होता है, जिसमें व्यक्ति विशेष के बारे में किसी विशेष प्रयोजन को ध्यान में रखकर, यानी उसे एग्जीक्यूटिव मार्केटिंग में जाना है तो उसे अपनी वो वाली योग्यताएं सबसे पहले बतानी होगी और सिलसिलेवार ढंग से सूचनाएं संकलित की जाती है। जो बायोडेटा होता है उसमें सिलसिलेवार सूचनाएं ढंग से संकलित की जाती, अपना नाम, अपना जन्म स्थान, इसके अलावा अपने पिताजी का नाम, आपने कहाँ से कहाँ तक कौन कौन सी, मतलब कि कहाँ से कौन सी एजुकेशन प्राप्त की है, कौन सी स्कूल से प्राप्त की है, 10वीं 11वीं 12वीं जो भी आपने पढ़ा है, कॉलेज में जो पढ़ाई की है, आपके जो सब्जेक्ट हैं, वो सब सिलसिलेवार ढंग से सूचनाएं इसमें संकलित की जाती है। नरेंद्र बोल पड़ा, वाह चाचा जी, एक ही वाक्य में इतनी सारी बातें, यह तो गागर में सागर वाली बात हुई। यानी कि जब चाचा जी ने नरेंद्र को बताया कि तुमको किस तरह सारी सूचनाएं संकलित करनी है सिलसिलेवार, तो नरेंद्र बोल पड़ा, वाह चाचा जी, एक ही वाक्य में इतनी सारी बातें, ये तो गागर में सागर वाली बात हुई। गागर में सागर बनना ये भी एक मुहावरा है, यानी कि छोटे घड़े में एक सागर को बनना, यानी एक छोटे से कागज़ के अंदर अपनी सारी योग्यताओं को बताना। तो नरेंद्र ने क्या कहा चाचा जी से, यह तो गागर में सागर वाली बात हुई। चाचा जी आगे बोले, हाँ बेटे, सेवव्रत के दो पक्ष होते हैं। पहले पक्ष में वह व्यक्ति है जिसकी केंद्र में रखकर सूचनाएं संकलित की गई होती हैं। दूसरा पक्ष उस व्यक्ति या संस्था का है जिसके लिए या जिसके प्रयोजन को ध्यान में रखकर सूचनाएं जुटाई जाती है। पहला पक्ष है उम्मीदवार और दूसरा पक्ष है नियोक्ता। देखो बच्चों, हम किसी भी नौकरी में जा रहे हैं, यानी अलग अलग कंपनियों के लिए अलग अलग तरह की नौकरी होती है, तो उसके लिए उसी प्रकार का हमको सेवव्रत बनाना पड़ता है। तो यहाँ चाचा जी कह रहे हैं कि बेटे, सेवव्रत के दो पक्ष होते हैं। कौन कौन से दो पक्ष होते हैं? एक तो उम्मीदवार वाला और एक नियुक्ति वाला। देखो, जिस पहले पक्ष में वह व्यक्ति होता है जो व्यक्ति अपना सेवव्रत बना रहा है, जिसको केंद्र में रखकर सूचनाएं संकलित की गई होती है। यानी कि यदि मैं अपना सेवव्रत बना रही हूँ तो मैं लिखूंगी मैंने कौन कौन सी क्लासें कहाँ कहाँ से कैसे कैसे पास की, कौन कौन सी पढ़ाई की, कौन कौन सी योग्यताएं हासिल की। पहला तो मेरा ये होता है। और दूसरा पक्ष उस व्यक्ति या संस्था का होता है जिसके लिए या जिसके प्रयोजन को ध्यान में रखकर सूचनाएं जुटाई जाती है। दूसरा, मान लो मैं किसी भी कंपनी में काम करने जा रही हूँ, या मैं सरकारी नौकरी के लिए भर रही हूँ, या मैं किसी प्राइवेट नौकरी के लिए भर रही हूँ, तो उस आवेदन पत्र को और उस कंपनी की उस नौकरी को, उस पद को ध्यान में रख करके हम अपना सेवव्रत तैयार करते हैं। यानी सेवव्रत एक ही सेवव्रत के दो पक्ष हो गए। एक तो उम्मीदवार अपना भरता है, यानी कि मैं ये काम कर रहा हूँ। दूसरा, उस नौकरी की तरफ देख करके कि वो कौन सा पद है, उस पद को देख करके कि नियुक्तिकर्ता ने कौन सा पद निकाला है, उस पद को देख करके सेवव्रत बनाया जाता है। यानी कि जिसके लिए या जिसके प्रयोजन को ध्यान में रखकर सूचनाएं जुटाई जाती है। पहला पक्ष होता है उम्मीदवार का और दूसरा पक्ष होता है नियोक्ता का। यानी इस प्रकार का सेवव्रत हमको तैयार करना होता है कि हम कौन सी नौकरी के लिए किस प्रकार का आवेदन कर रहे हैं। सच है चाचा जी, किसी भी व्यक्ति से संबंधित सूचनाओं का तो कोई अंत ही नहीं है, लेकिन हर सूचना नियोक्ता के काम की नहीं हो सकती। इसलिए सेवव्रत में वही सूचनाएं डाली जा सकती है जिनमें दूसरे पक्ष यानी नियोक्ता की दिलचस्पी हो। देखो, अब ये बात चाचा जी ने उसको दो पक्ष बता दिए सेवव्रत के। अब नरेंद्र कह रहा है, आप बिल्कुल सही कह रहे हो चाचा जी, किसी भी व्यक्ति से संबंधित सूचनाओं का तो कहीं कोई अंत ही नहीं होता। बहुत सारी सूचनाएं एक व्यक्ति से संबंधित, लेकिन हर सूचना नियोक्ता के काम की नहीं होती है। क्योंकि हमने जैसे सेवव्रत बनाया, आवेदन का प्रारूप जो आया उसके अंदर हमारे लिए नीचे आया कि अपना सेवव्रत लिखिए, हम केवल उसी से संबंधित बात लिखेंगे जिस पद के लिए हम आवेदन कर रहे हैं। मान लो हमने और बेफालतू की बातें लिख दी उसमें, तो नियोक्ता को उसमें कोई रुचि नहीं रहेगी और वो आवेदन को निरस्त कर देगा। तो नरेंद्र यहाँ कह रहा है, लेकिन हर सूचना नियोक्ता के काम की नहीं होती। इसलिए सेवव्रत में वही सूचनाएं डाली जा सकती है जिनमें दूसरे पक्ष यानी जो दूसरा पक्ष है, उम्मीदवार ने अपने बारे में लिख दिया, लेकिन दूसरा पक्ष जो नियोक्ता है उसकी जिसमें दिलचस्पी हो, केवल वही बातें डाली जानी चाहिए।
वाह नरेंद्र, तुम तो खासे समझदार हो। कुछ बातें जो मैं तुम्हें बताना चाहूँगा, उनमें पहली तो यह है कि सह-व्रत में ईमानदारी होनी चाहिए। यानी सह-व्रत में बिल्कुल भी बेईमानी नहीं होनी चाहिए। ईमानदारी से लिखना चाहिए कि मैंने कौन सी कक्षा, कौन से सन में किस प्रकार प्राप्त की और कौन सी डिवीज़न से मैंने प्राप्त की, या कौन सी श्रेणी में मेरे या कितने कितने नंबर आए। किसी भी प्रकार के झूठे दावे या अतिशयोक्ति, यानी बहुत अतिशयोक्ति का मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाना, इससे बचना चाहिए। यह मत भूलो कि नियोक्ता को उम्मीदवारों के चयन का अच्छा खासा अनुभव होता है। यदि हम अपने स्वव्रत में ऊटपटांग लिख देंगे, कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ाकर लिख देंगे, तो क्या है, हमारा आवेदन पत्र मान लो सेलेक्ट हो गया। जब हम साक्षात्कार के लिए जाएंगे तो जो नियोक्ता है वो क्या होता है, बहुत अनुभवी होता है और वह उम्मीदवार के बोलने से सब बात समझ जाता है। तो चाचा जी यहाँ कह रहे हैं कि जब भी स्वव्रत बनाओ उसमें ईमानदारी होनी चाहिए। किसी भी प्रकार के झूठे दावे या अतिशयोक्ति, ये बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर नहीं लिखना चाहिए, उससे बचना चाहिए। और यह मत भूलो कि नियोक्ता है जो उम्मीदवारों का चयन का अच्छा खासा अनुभव होता है नियोक्ताओं को, तभी तो वो इतने सारे उम्मीदवारों का साक्षात्कार ले पाता है। गलत या बढ़ा चढ़ाकर किए गए दावों से उन्हें धोखा देने की कोशिश करना खतरनाक बन सकती है। अगर साक्षात्कार के लिए बुला भी लिया गया तो उस दौरान कलाई खुलने का पूरा अंदेशा रहता है। मान लो तुम्हारा आवेदन पत्र बहुत अच्छा है, तुम्हारा सह-व्रत बहुत अच्छा है, तुमने उसमें बहुत सारी बातें बढ़ा चढ़ाकर लिख दी, लेकिन नियोक्ता जो तुम्हारा साक्षात्कार ले रहा है, उसने तुमको ये आवेदन पत्र देख करके, तुम्हारा बायोडाटा देख कर तुम्हें बुला लिया, लेकिन वो क्या बहुत अनुभवी व्यक्ति होता है और साक्षात्कार के व्यक्ति क्या होता है, तुम्हारी पोल खुल सकती है या तुम्हारी कलाई ये खुल सकती है और तुम्हारी बेइज्जती भी इसमें हो सकती है। मगर इसका यह अर्थ भी नहीं है कि अपनी खूबियाँ और अच्छाइयाँ बताने में तुम कंजूसी बरतो। अब चाचा जी ये बात भी कह रहे हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी जो खूबियाँ हैं, तुम्हारी जो योग्यता है वो तो तुमको बतानी ही है, उसको तुमको नहीं छुपाना है, उसमें तुमको कोई कंजूसी नहीं बरतनी है। अपने व्यक्तित्व, ज्ञान और अनुभव के सबल पहलुओं पर जोर देना तो कभी भी नहीं भूलना चाहिए। यानी चाचा जी कह रहे हैं जब आप अपना स्वव्रत बनाओ, अपना बायोडाटा बनाओ, तो अपना जो व्यक्तित्व है, अपना जो ज्ञान है, अपना जो अनुभव है, उसके जो सबल पहलू है, जो अच्छे पहलू है, जो मजबूत पहलू है, उन पर जोर देना तो कभी भी नहीं भूलना चाहिए। यानी कि वो तो तुमको अपने स्वव्रत में डालने ही है। नरेंद्र चाचा जी की बातें गौर से सुन रहा था, उसके मन में एक प्रश्न और उभरा। अब देखो, नरेंद्र ने चाचा जी की सारी बातें सुन ली, अब उसके मन में एक प्रश्न और उतरा। चाचा जी, स्वव्रत की भाषा शैली कैसी होनी चाहिए? अब वो चाचा जी से पूछ रहा है, आपने इतना सब कुछ बताया स्वव्रत के बारे में, क्या मुझे बता सकते हैं कि इसकी भाषा शैली कैसी होनी चाहिए? स्वव्रत में अलंकारिक भाषा की गुंजाइश नहीं है। अब यहाँ चाचा जी बता रहे हैं कि स्वव्रत में अलंकारिक भाषा क्या होती है बच्चों? अलंकारिक भाषा होती है चमक दमक की भाषा। कैसी भाषा होती है? जिस भाषा में कोई चमक दमक नहीं होनी चाहिए। एकदम कैसी भाषा होनी चाहिए इसलिए इसकी शैली सरल, सीधी, सटीक और साफ होनी चाहिए। यानी साफ साफ लिखना चाहिए कि मेरे अंदर योग्यता है, मैंने ये कक्षाएं इस तरह प्राप्त की, मुझे इतना अनुभव है। यानी कि सब बातें साफ साफ, सीधी सीधी, सरल लिखनी चाहिए, ज़्यादा चमक दमक उसमें नहीं लगानी चाहिए। पढ़ने वाले को सारी बातें एक ही नज़र में स्पष्ट हो जाए और अर्थ निकालने के लिए दिमाग पर जोर ना डालना पड़े। यानी इस तरह स्वव्रत बनाना चाहिए। उसकी भाषा शैली इस तरह होनी चाहिए जो सीधी सरल हो, जो तुम्हारा नियुक्ति करता है उसको जब पढ़े तो पढ़ते ही उसका मतलब उसको एक ही नज़र में तुम्हारी सारी बातें समझ में आ जाए, उसका अर्थ निकालने के लिए उसको अपने दिमाग पर जोर नहीं डालना पड़े। इस तरीके का स्वव्रत बनाना चाहिए। तो देखो बच्चों, हमने स्वव्रत की भाषा शैली, स्वव्रत कैसा होना चाहिए, स्वव्रत किस प्रकार का होना चाहिए और स्वव्रत में कितने पक्ष होते हैं, ये सब चीज़ें हमने चाचा जी के माध्यम से आज जानी। अगली कक्षा में हम देखेंगे कि स्वव्रत किस प्रकार बनाया जाता है। तब तक आप इसे पढ़िए और पढ़कर समझने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।